नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की और राहुल की भूमिका पर। जी हां, विपक्षी एकता को लेकर जो 12 तारीख को बैठक होनी थी पटना में, वो बैठक फिलहाल टाल दी गई है। इसकी औपचारिक ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया है। इसके पीछे अंदर क्या खबर है अंदर खाने की, उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी अब किस तरीके की राजनीति को लेकर वो देश में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो राजनीति इस देश के लिए कितना महत्व रखता है। इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे बिहार में विपक्षी एकता को लेकर जो एक माहौल बनाने की कोशिश हुई थी। 12 तारीख को वो संदेश प्रसारित होता देश के सामने में एकता को लेकर, वो फिलहाल टल गया है। वो टल क्यों गया, ये समझने की जरूरत है। जरा देखिए जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से नीतीश प्रयास कर रहे हैं, और नीतीश के प्रयास के बावजूद भी ममता बनर्जी हो चाहे अखिलेश हो, ये या अरविंद केजरीवाल हो, ये अलग बात है कि ईडी और सीबीआई की वजह से या बाकी अन्य मामलों की वजह से वो विपक्षी एकता के पक्षधर जरूर दिखते हैं, विपक्षी एकता को लेकर बयान जरूर जारी करते हैं। हर एक सीट पर एक उम्मीदवार हो, इसका भी वो विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि जब कभी भी ये ऐसी स्थिति बनी है, चाहे वो कांग्रेस हो मजबूत स्थिति में थी, उनकी हार हुई, बीजेपी भी उसी फॉर्मूले पर हार होगी। लेकिन ये तीनों चाहती ये है कि कांग्रेस मजबूत नहीं हो, कांग्रेस मजबूत नहीं हो, और इसके लिए उनको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ मतलब कोई उद्देश्य को लेकर नहीं है, कोई नैतिकता को लेकर नहीं है, कोई देश के संविधान के प्रति वो जिम्मेवार नहीं है, या जो कुछ भी तर्क दिया जा रहा है कि संवैधानिक इंस्टीट्यूशन समाप्त हो रहा है, मीडिया की स्थिति बहुत खराब हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है, दलितों को लेकर ज्यादती हो रही है, उन तमाम मसलों पर जो कमिटमेंट होना चाहिए था, जिस कमिटमेंट को लेकर देश दो भागों में विभक्त है, वो कमिटमेंट इन लोगों के पास नहीं है। ये कई मौके पर सामने आ चुका है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ था, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ने पहली बार पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। मुस्लिम बहुल इलाका था, और ठीक विपक्षी एकता से पहले उनको वो अपने पार्टी में शामिल कर लिया। और ममता बनर्जी से जब ये सवाल किया गया कि क्यों आपने इनको पार्टी में शामिल किया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारा अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर होगा या है, क्षेत्रीय स्तर पर क्या होगा वो हम अपनी राजनीति करेंगे। मतलब कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति पर करे राजनीति, मुद्दों की राजनीति वो करे, उसके आधार पर ये अल्पसंख्यकों का वोट लें, उसके आधार पर ये राजनीति करे, लेकिन कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना है। ये फार्मूला इनका है। मतलब जो कांग्रेस इनके लिए पिछले चुनाव में भी वाक भर दिया कि अगर वो लड़ाई मजबूती के साथ मैदान में उतरता है वामपंथी गठबंधन के साथ, तो बीजेपी को लाभ पहुंच सकता है। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी पार्टी यूनिट को टिकट वितरण में इस तरीके से लगा रखा था कि उसका लाभ बीजेपी का नहीं हो। लेकिन आज जब वक्त लोकसभा चुनाव का आने वाला है, तो ममता बनर्जी इस तरीके से सोचते हैं। सोचने की नजरिया देखिए। और ऐसे में फिर गठबंधन का मतलब क्या रह जाता है? मतलब कांग्रेस मजबूत ना हो, कांग्रेस आपके बैसाखी पर है, आप जो चाहे वही हो। मतलब मोदी भी अगर आपके अनुसार चाहना शुरू कर दें तो सारी नैतिकता आपकी खत्म हो जाएगी, बस फिर मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। यही बात है ना। यही स्थिति अखिलेश की भी है। अखिलेश भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस वहां मजबूत हो, बस जो झोले में दे दे वो कांग्रेस मान ले। बिहार में भी ये कोशिश चल रही है, इन दिनों चल रही है, लेकिन बिहार में लोगों ने देख चुका है। बिहार में अभी भी ये स्थिति है कि कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ी तो फिर कांग्रेस को जो नुकसान होगा सो होगा, महागठबंधन को भी बड़ा नुकसान होगा, ये भी तय है। और अब जो माहौल बना है उस माहौल में तो स्थिति और भी बदली है। तो बिहार इसलिए थोड़ा डिफेंसिव है और कांग्रेस के बहुत सारी मान्यताओं के साथ वो खड़ी हुई है। और केजरीवाल का देख लीजिए, केजरीवाल की स्थिति देख लीजिए। केजरीवाल आज भी कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस आज उनको हिसाब ले रहा है कि अध्यादेश पर हम आपके साथ तभी आएंगे जब आप माफी मांगे, जिस तरीके की बातें आप राजनीति में करते रहे। तो ये जो स्थिति है, उस स्थिति में स्वाभाविक है कि कांग्रेस अपने आप को अलग रखना चाहती है। कांग्रेस अगर मीटिंग में पहुंच गई और फिर जब बात तय हो जाएगी तो फिर कांग्रेस के लिए उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा।
ये सारे घेराबंदी कांग्रेस को लेकर जो करने वाली थी ममता और अखिलेश और केजरीवाल, उस घेरेबंदी की समझ कांग्रेस को हो चुकी थी। कांग्रेस ने इसलिए अपने किसी बड़े नेता को भेजने से लगभग इनकार कर दिया था। अशोक गहलोत जाते, और नीतीश के लिए ये थोड़ा धर्म संकट था कि जब निर्णय लेने वाला बॉडी अगर उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ तो इस निर्णय का मतलब क्या है। तो कांग्रेस इसलिए समय लिया है कि अब स्थिति स्पष्ट कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या और हमें आप क्या देंगे, नहीं तो फिर हम यात्रा पर निकलेंगे। अरे आपकी पूंजी क्या है? अल्पसंख्यक ना। अल्पसंख्यक अगर आपसे खिसक गया तो यूपी हो, बिहार हो, चाहे बंगाल हो, कहीं नहीं रहेंगे। आपकी अपनी कोई पूंजी है क्या? वोटों का कोई पूंजी नहीं है। जो भी पूंजी है वो मुसलमान पूंजी है, और उसके बाद आप अपने गठबंधन के सहारे चीजों को आप अपने तरीके से रखते हैं। लेकिन जब वो अगर मुसलमानों का भरोसा अगर कांग्रेस के साथ लौट जाए तो आप कहाँ टिकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की कोशिश ये है कि हम इस पूरे चुनाव को हम इस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ें कि हमें मोदी को हराना है। लेकिन ये जो क्षेत्रीय दल है इनकी अपनी मंशा है कि मोदी भी हारे, और अगर कांग्रेस आए तो वो हमारी बहू बनकर रहे। लड़ाई अब इस अंजाम तक पहुंच गई है, और कांग्रेस कर्नाटक के जीत के बाद उत्साहित है। कांग्रेस को लग गया है कि मुद्दों की राजनीति करेंगे तो कितना भी मजबूत क्षेत्रीय दल क्यों न हो उसको हम ध्वस्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहुल की राजनीति की। देखिए, इस देश में वैचारिक प्रतिबद्धताओं को लेकर जो कमिटमेंट लेवल आज़ादी के आंदोलन के समय में जो बढ़ा, मतलब जो लोग माने कि हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए, सबों को समानता मिलनी चाहिए, ये एक इस नैरेटिव के साथ हमने आज़ादी हासिल की। इस वजह से हमें देश दो टुकड़े में भी हुआ, लेकिन बाद के दिनों में भी इस विचार को हमने मजबूती के साथ रखा। लेकिन शुरुआती दिनों में कांग्रेस इस धर्मनिरपेक्षता को तुष्टीकरण की तरफ ले गए, और तुष्टीकरण इस हद तक हो गया कि जो धर्मनिरपेक्षता मानने वाले लोग भी थे वो भी इस कांग्रेस के उस निर्णय की वजह से चुप रहना पड़ गया, और धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षता वाली जो ताकतें थी वो कमजोर होती चली गई। और एक दौर ऐसा आया जब कॉमनल बात करने वाले लोग राजनीति में सक्रिय हुए, और सक्रियता की स्थिति यह है कि लगातार वो सत्ता में बने हुए हैं, और उनका एकमात्र निशाना भारत का जो अपना एक मिजाज रहा है उस मिजाज को चोट पहुंचाना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले अगर 9 वर्षों का कार्यकाल देखें तो बीजेपी उस फ्रंट पर मजबूती के साथ सावरकर के साथ भी खड़ा है, इंद्रेश के साथ भी खड़ा है। मतलब जो लोग संघ के साथ खड़ा है, संघ के उस एजेंडे के साथ खड़ा है, जिन एजेंडों के सहारे वो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है, देश के अलग तरह की नैरेटिव सेट करना चाहता है। लेकिन विपक्ष कैसे लड़ रहा था उससे? अगर वो सोमनाथ मंदिर जाता था तो विपक्ष जाता था देवघर मंदिर, वो देवघर गए तो वो जाता था बद्रीनाथ। मतलब मंदिर के सियासत के सहारे ही सही, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो बीजेपी के उस नैरेटिव को टक्कर देने की कोशिश करता था। डर से मुसलमान का नाम लेने से बचता था, कोई अगर घटना घट गई तो उस पर बयान जारी करने से बचता था कि हिंदू नाराज हो जाएगा। पिछले 9 वर्षों तक देश में यही राजनीति चली, और कई मौका ऐसा आया जिसमें मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर, कभी किसी के बयान को लेकर कहा जाने लगा कि कांग्रेस इस वजह से ही चुनाव हार रही है। कांग्रेस के पास जो लीडरशिप था वो लीडरशिप इस तरीके से हार की वजह से डिमोरलाइज थी, जो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। वो चाह के भी उस आइडियोलॉजी को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा था जो जिस आइडियोलॉजी को गांधी और नेहरू ने इस देश में स्थापित किया। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज है, या राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी पर हमला बोल रहा है, संघ पे हमला बोल रहा है, ये साफ लग रहा है कि अब लड़ाई विचारधाराओं की है। और जिस कॉमनल विचारधाराओं के साथ बीजेपी इस देश में शासन व्यवस्था बनाए रखना चाहती है, अब सीधा सीधा राहुल उसी पर चोट कर रहे हैं। और चोट का जो उनका तरीका है वो तरीका लाजवाब तरीका हम कह सकते हैं। अपने अंदाज में उन्होंने इस तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा है, जैसे पीछे के सीट पर आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आप लुकिंग ग्लास अगर पीछे का देखते रहे हमेशा तो गाड़ी को एक्सीडेंट होना ही होना है। तो कुछ भी होगा तो इसके लिए पास्ट जिम्मेवार है, नेहरू जिम्मेवार है, कांग्रेस जिम्मेवार है। आगे क्या करना है इस पर कोई सोच नहीं है। राहुल ने इस कदर मोदी पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, संघ और बीजेपी के उस मुद्दों पर भी उन्होंने हमला बोला है, जिन मुद्दों पर हमला बोलने से आज से पहले तमाम राजनीतिक दल डरते थे। अरे हिंदू वोट
नाराज हो जाएगा। धारा 370 को लेकर उन्होंने उसी तरीके से बोला है। अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होती है उसमें भी उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ बोला है। किस तरीके से मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है उसको भी उन्होंने उतने ही मजबूती से बोला है। और खास करके हिंदू मुस्लिम नैरेटिव जिसके सहारे मोदी 9 वर्षों से इस राज्य में शासन व्यवस्था, इस देश में शासन व्यवस्था बनाए हुए हैं, इस देश में मजबूती से टिके हुए हैं, राहुल ने उस पर हमला बोला है। ये एक बड़ा बदलाव है और ये बदलाव एक देश के मिजाज को अपने तरीके से बदलने की कोशिश के रूप में देखा जाएगा कि नहीं, हमें सेकुलर रहना है या फिर हिंदू राष्ट्र रहना है, तय आपको करना है। अल्पसंख्यकों को लेकर हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या अल्पसंख्यकों के हर वैसे मांग के साथ खड़े रहते हैं जो उनके हित में है, जो उनके लिए है। मतलब सीधे तौर पर जिस धर्मनिरपेक्षता के आड़ में कांग्रेस अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा था, क्षेत्रीय दल जिसके आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, राहुल ने उस राजनीति को ही पलट दिया है। अब बात तुष्टीकरण की नहीं होगी, अब बात धर्मनिरपेक्षता की होगी। और जब बात धर्मनिरपेक्षता की होगी तो उन तमाम विचारों को हम ग्राह्य करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और हम डिबेट करेंगे कि आखिर वो विचारधारा जो हमारे पुरखों ने अपनाया उसमें कितनी ताकत है, जो अभी तक तमाम राजनीतिक दल इस डिबेट से बचना चाहते थे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि कर्नाटक में बजरंगबली के फेल होने के बाद राहुल को एक नई तरीके की ऊर्जा मिली है और ये ऊर्जा आने वाले समय में इस देश की व्यवस्था को लेकर एक बड़े बदलाव की संकेत आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लड़ाई अब मोदी वर्सेस राहुल की होती जा रही है और दोनों के बीच विचारधाराओं की लड़ाई कैसे स्थापित हो, राहुल की कोशिश यही है। चुनाव हारे या जीते इससे मतलब नहीं है, देश का मिजाज क्या होना चाहिए। अब लड़ाई सीधे सीधे तौर पर वहां के ठहर सी गई है। देश का इकोनॉमी कैसा होना चाहिए, देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, देश की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, अब ये राजनीति पूरी तौर पर वहां आके खड़ी हो गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि राहुल ने जो अमेरिका में प्रवास के दौरान जिस बातों को इतनी मजबूती से रखा है, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं।